नमस्कार, मैं हूं पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। कांग्रेस के विधायक और कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रमेश कुमार ने महिलाओं को लेकर एक बेहद ही आपत्तिजनक बयान दे दिया है। बयान भी ऐसा कि कोई सुने तो शर्म से आंखें झुक जाएं। रमेश कुमार ने शर्मनाक बयान देते हुए कहा कि जब बलात्कार होना ही है तो लेटो और मजे लो। इस बयान को लेकर अब उन पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों की दुर्दशा को जाहिर करते हुए सदन में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान पर चर्चा के दौरान बोलना चाहते थे, लेकिन इस दौरान स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े के पास भी समय कम बचा था और वो चर्चा को 6 बजे तक खत्म करना चाहते थे, जबकि विधायक समय को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसके बाद स्पीकर ने कहा कि मैं उस स्थिति में हूं जहां मुझे मजा लेना है और हा हा करना है। ऐसे में मुझे महसूस हो रहा है। ऐसे में हंसते हुए हेगड़े ने कहा कि मुझे स्थिति को नियंत्रित करना छोड़ देना चाहिए और कार्यवाही को व्यवस्थित तरीके से करना चाहिए। मैं सभी को अपनी बात जारी रखने के लिए कहना चाहता हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरी परेशानी सिर्फ यही है कि सदन का कामकाज नहीं चल रहा। तभी बीच में पूर्व मंत्री रमेश कुमार ने कह दिया कि देखिए, एक कहावत है, जब रेप होना ही है तो लेटिए और मजे लीजिए। आपकी इस वक्त वही स्थिति है। अब इस बयान को लेकर रमेश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब वरिष्ठ कांग्रेसी रमेश कुमार ने इस तरह का बयान दिया हो। इससे पहले 2019 में भी स्पीकर रहते हुए उन्होंने अपनी हालत की तुलना एक रेप पीड़िता से कर एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। रमेश कुमार के इस बयान के बाद न सिर्फ उनकी पार्टी के विधायकों बल्कि महिला सदस्यों ने भी सदन में प्रदर्शन किया और उनके इस बयान की कड़ी निंदा की गई। और बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए सीएम नीतीश कुमार 22 दिसंबर को समाज सुधार यात्रा पर निकलेंगे। वो राज्य के सभी जिलों में जाएंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री जनसभा और राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जनसभा राज्य के 6 प्रमंडल के एक जिले में और 3 प्रमंडल पटना, मुंगेर, तुरहुत के 2 जिलों में निर्धारित है। 15 जनवरी तक चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत चंपारण से की जाएगी। इससे पहले भी सीएम पूर्वी चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। इस यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री की जनसभाओं में जिलों की जीविका समूह की महिलाएं भाग लेंगी और इनमें राज्य के पूर्ण शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा और उन्मूलन और बाल विवाह मुक्त अभियान जैसे सभी संबंधित राज्य सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और निर्णयों पर केंद्रित विचार रखेंगे। इस दौरान सभाओं में लाभुक भी अपने विचार रख सकेंगे। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री यात्रा के दौरान जिन विषयों पर समीक्षात्मक बैठक करने वाले हैं उसमें मद्य निषेध, उत्पादक और निबंधक विभाग, दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन कार्यक्रमों और गृह विभाग, सतत जीवोपार्जन योजना और हर घर नल का जल योजना और पक्की नाली गली योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत निर्मित शौचालयों की समीक्षा और धान अधिप्राप्ति समीक्षात्मक बैठक की जाएगी। समीक्षात्मक बैठक में संबंधित जिलों के जनप्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री, जिले के निवासी मंत्री और मद्य निषेध, उत्पादक निबंधन विभाग के मंत्री उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा जिन जिन विभागों की समीक्षा होगी उसके प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारी भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहेंगे। और सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और लोक नायक समेत दिल्ली के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में आज फिर से स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहने की वजह से मरीजों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो कि इन चिकित्सा संस्थानों में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं, उन्होंने एनईटी पीजी काउंसलिंग में देरी के विरोध में इलेक्टिव सर्जरी और ट्रॉमा केयर सहित सभी सेवाओं को बंद करने का हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर अब रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को पत्र भी लिखा है। आपको बताते चलें कि फोजा ने अपने ही पत्र में 17 दिसंबर से दिल्ली के सभी अस्पतालों में ओपीडी समेत इमरजेंसी सेवाएं ठप कर हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि अस्पतालों में ओपीडी और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं की देखरेख के लिए केवल फैकल्टी मेंबर्स और वरिष्ठ डॉक्टर्स ही उपलब्ध होंगे। तो वहीं इस हड़ताल पर जाने वाले रेजिडेंट डॉक्टर्स का कहना है कि हम मरीजों को असुविधा नहीं करना चाहते, लेकिन
इसीलिए हमने अपना धरना एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया और सरकार से नीट पीजी काउंसलिंग में तेजी लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं किया गया और इसीलिए हम ये कदम उठाने के लिए मजबूर हैं। बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स पिछले महीने से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले भी 3 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान मरीजों को इलाज मिलने के कारण काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा था। कुछ मरीजों की मौत भी हो गई थी। एक हफ्ते चली इस हड़ताल के बाद मरीजों को हो रही परेशानी को देखते हुए फोडा ने 9 दिसंबर को एक सप्ताह के लिए हड़ताल पर अस्थायी रोक लगा दी थी। तो वहीं सरकार को नीट पीजी काउंसलिंग शुरू करने के लिए एक सप्ताह का समय भी दिया गया था, लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाए जाने पर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज एक बार फिर से हड़ताल पर चले गए हैं। इनका यह कहना है कि देश भर के स्वास्थ्य संस्थानों में रेजिडेंट डॉक्टर्स के पर्याप्त कार्यबल की कमी चल रही है। वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में भी अभी तक कोई एडमिशन नहीं हुआ है। डॉक्टरों का यह भी कहना है कि भविष्य में कोविड-19 महामारी की लहरों के बड़े होने की संभावना के साथ साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए स्थिति विनाशकारी होगी, जिसका असर देश की आबादी पर पड़ेगा। और इसी के साथ ही अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां सीबीएसई ने पहले टर्म की परीक्षा के लिए कुछ नियमों में बदलाव कर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। बोर्ड ने लगातार आ रही शिकायतों के बाद स्कूलों पर सख्ती दिखाई और गुरुवार को 12वीं की हिंदी कोर और हिंदी इलेक्टिव पेपर की परीक्षा हुई। बोर्ड के मूल्यांकन के नियम बदल दिए गए और नियम गुरुवार की परीक्षा से ही लागू कर दिए गए हैं। बोर्ड ने कहा है कि अब सेम डे इवैल्यूएशन पॉलिसी रद्द की जाती है। अब प्रश्न पत्र का आंसर की बोर्ड से द्वारा परीक्षा के दिन जारी नहीं किया जाएगा। ओएमआर की जांच परीक्षा के दिन ही नहीं होगी और इसके साथ साथ परीक्षा खत्म होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद ओएमआर शीट्स को सील करके रीजनल ऑफिस में भेजना होगा। तो वहीं मूल्यांकन का काम बाद में किया जाएगा। सीबीएसई ऑफिशियल की माने तो स्कूलों से आ रही चोरी की शिकायतों के कारण बोर्ड ने इवैल्यूएशन की प्रक्रिया में ये बदलाव किए हैं। बोर्ड ने स्कूलों को सर्कुलर के द्वारा सूचित भी किया है कि परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट के अंदर ओएमआर को पैक करना होगा। साथ ही सभी केंद्र अधीक्षक प्रेक्षक की मौजूदगी में ओएमआर शीट्स को पैक करना होगा। इसके बाद सीलबंद पार्सल पर केंद्र अधीक्षक और प्रेक्षक के साइन के साथ साथ ओएमआर की पैकिंग का समय भी पार्सल पर लिखना होगा। पैक हो जाने के बाद उसे क्षेत्रीय कार्यालय भेज दें और प्रेक्षण के बाद प्रेक्षण की रसीद भी अपलोड करनी होगी। और इसी बीच केंद्रीय कैबिनेट ने लड़कियों की शादी की आयु सीमा को 21 साल करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बिहार जैसे राज्यों में जहां अभी भी बाल विवाह के मामले सामने आते रहे हैं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी कि NFHS 4 यानी वर्ष 2015 और 16 में जहां बिहार की करीब 42.5% बेटियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हुई है, वहीं अब NHFS 5 यानी कि साल 2019-20 में बिहार की बेटियों की या नाबालिग उम्र में शादी करने का प्रतिशत घटकर 40.8 पर आ गया। कम उम्र में शादी का संबंध कम उम्र में मां बनने से भी है। ऐसे में साल 2015 और 16 में हुए सर्वे के दौरान 15 से 19 साल की करीब 12.2% महिलाएं गर्भवती मिली। तो वहीं साल 2019 और 20 में हुए सर्वे के दौरान इस उम्र में 11% महिलाएं गर्भवती पाई गई। इसमें और अधिक सुधार की जरूरत है। इसीलिए आपको बताते चलें कि आरजेडी की प्रवक्ता ऋतु जायसवाल का भी ये कहना है कि ये अच्छा फैसला है। मैच्योर उम्र में शादी से कई बातों की समझदारी लड़कियों में आएगी और वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक कर पाएंगी। लेकिन ऋतु ये भी कहती हैं कि पॉलिसी तो सरकार बनाती है पर उसे लागू कराने में फेलियर देखने को मिलता है। साथ ही पहले शादी की उम्र 18 साल थी, लेकिन बाल विवाह पर पूर्ण रोक नहीं लग पाई। पिता की संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देने की बात भी हुई पर वो भी जमीन पर नहीं आ पाई। कांग्रेस महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष अमिता भूषण भी कहती हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल कर सरकार मूल मुद्दे से भटका रही है। महिलाओं की सुरक्षा का सवाल अभी भी सबसे बड़ा सवाल है। हर लड़की आज अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है। सरकार किसी भी योजना को कार्यान्वयन ठीक से नहीं करवा पा रही। तो वहीं बीजेपी में महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष लाजवंती झा कहती हैं कि लड़कियों की शादी की उम्र को 21 साल करना एक बड़ा कदम है। महिला सुरक्षा की स्थिति भी पहले से काफी बदली है।
पहले 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं थी और अब 1000 पुरुष पर 120 महिलाएं हैं। इस बात का संकेत है कि बच्चों के प्रति समाज और परिवार की सोच बदल गई है। लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से उनकी पढ़ाई लिखाई ठीक से हो सकेगी, उनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा, साथ ही मृत्यु दर भी घटेगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की मौत पर कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 153 बी राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देने या फिर लांछन लगाना और 504 यानी कि शांति भंग को भड़काने के लिए जानबूझकर अपमान, इसके तहत एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि दोनों युवकों ने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। एफआईआर में लिखा गया, मेरा भारत महान नाम के इस ऐप पर व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने सीडीएस बिपिन रावत के खिलाफ देश की अखंडता और शांति भंग करने के लिए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मैं शिकायतकर्ता उन संदेशों के स्क्रीनशॉट जमा करता हूं। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले थे और उनकी पत्नी मधुलिका रावत सहित 13 अन्य लोगों की 8 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। इस दौरान जनरल बिपिन रावत की पत्नी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के एक शाही परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता दिवंगत मृगेंद्र सिंह शहडोल जिले के सुहागपुर कस्बे के रियासतदार थे और इससे पहले राजस्थान पुलिस ने जनरल बिपिन रावत और अन्य के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान मनीष कुमार मीणा और जीवन लाल के रूप में हुई थी। प्रतापगढ़ एसपी अमृता दुहन ने कहा था कि मीणा ने 9 दिसंबर को तमिलनाडु के कुन्नूर के पास हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए लोगों पर फेसबुक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। वहीं लालू प्रसाद के बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी तो हो गई, पर अब चर्चा उनके रिसेप्शन की है। लालू प्रसाद के शुभचिंतकों को इसका बेसब्री के साथ इंतजार है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रिसेप्शन का आयोजन पटना में किया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये खरमास के बाद किया जाएगा। रिसेप्शन कहा जाएगा और किया जाएगा, इसको लेकर अब तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की शादी के रिसेप्शन में भी लाखों लोगों के आने की उम्मीद है। वीआईपी भी अच्छी संख्या में नजर आएंगे। चर्चा ये भी है कि चूंकि वेटनरी ग्राउंड पर लालू परिवार के लिए शुभ साबित नहीं हुआ, इसीलिए वो आयोजन नहीं हो पाया और इस ग्राउंड में पार्टी होने के बाद तेज प्रताप यादव और ऐश्वर्या के रिश्ते सफल नहीं हुए थे, इसलिए ज्यादातर शुभचिंतकों के मन में इस ग्राउंड के बारे में नेगेटिव विचार हैं। शादी के बाद दिल्ली से पत्नी राजश्री के साथ पटना आने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि रिसेप्शन कहाँ दे, इस पर विचार हो रहा है, क्योंकि मेरे बड़े भैया की शादी में वेटनरी कॉलेज ग्राउंड भी छोटा पड़ गया था। चर्चा यह है कि क्या तेजस्वी यादव की शादी का रिसेप्शन गांधी मैदान में तो नहीं किया जाएगा। वेटनरी ग्राउंड को छोड़ पटना में गांधी मैदान ही बड़ी जगह बच जाता है, लेकिन गांधी मैदान के बारे में जानकारी है कि वहां शादी से जुड़े समारोह के लिए अब तक किसी को वो मैदान नहीं दिया गया। इसकी बुकिंग राजनीतिक, धार्मिक या फिर व्यावसायिक आयोजन के लिए की जाती है और क्योंकि इस आयोजन में बड़ी संख्या में वीआईपी भी आएंगे, इसलिए परंपरा टूट भी सकती है।